वैसे मुझे आपको ये बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सूरज असल में पीला नहीं है। टेक्निकली यह जो रोशनी देता है वह सफेद होती है। यह सब एटमॉस्फेयर की वजह से है। हमारा एटमॉस्फेयर एक इफेक्ट है जिसे रेली स्कैटरिंग कहते हैं। तब एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसें लाइट को मोड़ देती हैं। यही कारण है कि आसमान नीला दिखता है या सनसेट लाल और नारंगी रंग का खूबसूरत कॉम्बिनेशन दिखता है। कम सीरियस टॉपिक पर बात करें तो अगर आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो आप तुरंत वेटलेस नहीं होंगे। वैज्ञानिक ज्यादातर इस बात को मानते हैं कि अंतरिक्ष की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारे एटमॉस्फेयर में वैक्यूम होता है जो 100 किलोमीटर ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस पॉइंट को पार करते ही जादुई तरीके से वेटलेस हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसे रॉकेट में हैं जो रफ्तार पकड़ रहा है। ये तय है कि आप फिर भी हमारे प्लेनेट की ग्रेविटी को महसूस करेंगे, लेकिन जैसे ही आप नीचे गिरना शुरू करेंगे आप वेटलेस महसूस करेंगे। किसी चीज के चक्कर लगाने का असल मतलब ये है कि आप हमेशा के लिए उस ऑब्जेक्ट के चारों ओर गिर रहे हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, हम सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। हमारा पूरा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यह सिर्फ एक क्रेजी कॉस्मिक डांस है जहां वे सभी एक दूसरे की ओर लुढ़के जा रहे हैं। इसलिए अगर आप हमारे प्लेनेट से 400 किलोमीटर ऊपर हैं, तो आपको लगातार फ्री फॉल महसूस करने के लिए पृथ्वी के चारों ओर 28,200 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करनी होगी। यही वह स्पीड है जिससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और वहां काम करने वाले लोग हमारे प्लेनेट के चक्कर लगाते हैं। अगर आप थर्मोस्टेट को ज्यादा टेम्परेचर पर सेट कर देते हैं तो हीटिंग की दर नहीं बढ़ेगी। जब आप हायर टेम्परेचर सेट करते हैं तो ये ज्यादा काम नहीं करता है। जैसे कि अगर आप थर्मोस्टेट को 30 डिग्री सेल्सियस पर सेट करते हैं तो आप हीटिंग स्पीड को नहीं बदलेंगे, केवल टारगेट टेम्परेचर को बदलेंगे। लेकिन अगर आप इसे हायर सेट करते हैं तो आप ज्यादा एनर्जी बर्बाद कर सकते हैं और आपको बहुत गर्मी लगने लगेगी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर 7 स्पाइक्स 7 महाद्वीपों और 7 समुद्रों को नहीं दर्शाते हैं जैसा कि पहले कुछ लोग सोचते थे। स्पाइक्स सूर्य की किरणों को दर्शाते हैं, जबकि सर्कल हेलो को दर्शाता है। यह ऐसा है जैसे जब इमिग्रेंट्स नाव पर आते हैं तो स्टैच्यू उनका स्वागत हेलो एंड वेलकम के साथ करती है। क्या आप अभी मानते हैं कि गर्मियां इतनी गर्म होती हैं क्योंकि उस फेज में हमारा प्लेनेट सूर्य के ज्यादा पास आ जाता है? खैर, ये तो बहुत बड़ा मिथ है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है तो हमारा प्लेनेट असल में सूर्य के करीब नहीं होता है। यह इसके विपरीत है। जुलाई के दौरान पृथ्वी सूर्य से अपने सबसे दूर के बिंदु पर होती है और जनवरी के दौरान सबसे पास के बिंदु पर होती है। गर्मियां गर्म हैं क्योंकि हमारा प्लेनेट झुका हुआ है। अपने ऑर्बिट के दौरान पृथ्वी का झुकाव सूर्य से आने वाली एनर्जी को हम पर और ज्यादा सीधे पड़ने देता है क्योंकि एंगल ज्यादा स्टीप है। एंट ईटर्स चींटियों को नाक से नहीं खाते। वे अपने पंजों से एंट हिल्स को चीरते हैं और अपनी बेहद लंबी जीभ से चींटियों को छेद से बाहर निकालते हैं। उनकी जीभ उनके पूरे सिर से 2 गुना तक लंबी हो सकती है। उनकी जीभ चिपचिपी होती है और छोटे छोटे कांटों से ढकी होती है, इसलिए उन चींटियों को पकड़ना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। एंट ईटर्स रोजाना लगभग 20,000 चींटियों को निगल जाते हैं। यम। टी-रेक्स की नजर खराब नहीं थी। कुछ रिसर्च से पता चला है कि आज के चील और बाज के मुकाबले में उनका डेप्थ परसेप्शन और भी बेहतर रहा होगा। साथ ही वे उतने तेज नहीं थे जितने कि वे फिल्मों में दिखाए जाते हैं। उनके शरीर के स्ट्रक्चर को देखकर लगता है कि वे शायद 19 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा तेज नहीं चलते होंगे। इससे जरा भी तेज चलने पर उनकी हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं थी क्योंकि टी-रेक्स ज्यादातर समय डायनासोर्स के पीछे इससे भी धीमे जाता होगा। वह एक खूबसूरत तितली है। इसे छूना नहीं, ये फिर उड़ नहीं पाएगी। परेशान न हो, ये एक और पॉपुलर मिथ है। अगर आप इसे धीरे से छूते हैं तो यह जिंदा भी रहेगी और उड़ेगी भी। तितलियों के पंखों पर स्केल्स होते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप उन्हें छूते हैं तो उनमें से कुछ झड़ सकते हैं, लेकिन वे स्केल्स तो वैसे भी अपने आप ही झड़ जाएंगे। इस तरह के झड़ने वाले स्केल्स के कारण ही शायद वे मकड़ी के जालों से बचकर निकल जाती हैं। भेड़िए असल में चांद को देखकर हाउल नहीं करते हैं। ये एक अच्छा मूवी सीन तो लगता है, लेकिन असल लाइफ में वे रात में हाउल करते हैं क्योंकि वे रात के दौरान एक्टिव होते हैं। वे चांद को देखने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ऊपर देखते हैं क्योंकि इस तरह से उनकी आवाज ज्यादा दूर तक जाती है। बाकी भेड़िए उन्हें 10 से 11 किलोमीटर दूर से सुन लेंगे।
वे आपस में बात करने के लिए चिल्लाते हैं और यहाँ तक कि उनके पास एक अलग आवाज भी होती है जिसे वे अपने पैक से बिछड़ जाने पर निकालते हैं। ये जरूरी नहीं कि वुल्फ पैक में अल्फा लीडर हो ही। जब ज्यादा भेड़िए एक साथ आते हैं तो वे कंपेटिटिव हो जाते हैं और दूसरों को डोमिनेट करना चाहते हैं। तो ऐसा लग सकता है कि किसी को हमेशा एक अल्फा बनना पड़ता है, लेकिन जब वे जंगल में होते हैं तो वे एक दूसरे की मदद करने के लिए अपने परिवार के साथ रहते हैं। कई दूसरी एनिमल फैमिलीज की तरह उम्र में बड़े भेड़ियों को स्वाभाविक रूप से ऊंचा दर्जा मिलता है। क्या आपने कभी सुना है कि जिराफ दिन में सिर्फ आधा घंटे ही सोते हैं? वैसे ये झूठ है। वे रोजाना करीब 4.5 घंटे सोते हैं। दिन के दौरान एक्टिव रहने वाले जानवरों में यह काफी आम है। वे लेट जाते हैं और एक बार में 11 मिनट से भी कम समय के लिए सोते हैं। क्रोकोडीलिया, जिस ऑर्डर में मगरमच्छ और घड़ियाल आते हैं, वे एक रेस हॉर्स की तरह तेज नहीं दौड़ सकते। जब वे जमीन पर होते हैं तो वे 19 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकते हैं, लेकिन जब वे ऐसा करते हैं तब भी वे इतनी स्पीड से लंबे समय तक नहीं चल सकते, शायद 20 से 25 मीटर, इससे पहले कि वे थक जाएं। एक बहुत तेज इंसान चलते समय 19 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ता है, तो बहुत से लोग एक मगरमच्छ को बिना दौड़े भी पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन जब वे पानी में होते हैं तो बात अलग होती है, जहां वे 32 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से बढ़ते हैं। उन्हें तैरकर पीछे छोड़ने की कोशिश करना शायद एक अच्छा आइडिया नहीं है। क्रोकोडीलिया छिपकली नहीं है, वे रिलेटेड भी नहीं हैं। वे एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों पूरी तरह से अलग ऑर्डर हैं। आर्कोसॉर्स के 2 वंश हैं, एक में पक्षी और डायनासोर शामिल हैं और दूसरे में मगरमच्छ। छिपकलियों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। घमंडी। मगरमच्छ और घड़ियाल बेसिकली एक जैसे ही हैं। यहाँ एक और मिथ है, वे एक ही परिवार से आते हैं और काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके आखिरी कॉमन एंसेस्टर 6 करोड़ 50 लाख साल पहले थे। यह बहुत समय पहले की बात है, जब प्राइमेट्स चमगादड़ जैसी स्पीशीज से अलग हो गए थे। वे एक जैसे दिखते हैं क्योंकि उनके पास सरवाइव करने के लिए बेहद अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि इवोल्यूशन को इसे बदलने के लिए कुछ और भी जोड़ना या हटाना नहीं था। शार्क मीलों दूर से आपके खून की एक बूंद को नहीं सूंघ सकती। ये सच है कि उनके पास एक बहुत ज्यादा डेवलप्ड और बड़ा हुआ ब्रेन एरिया होता है जो गंध को पहचानने का इंचार्ज है। यह उनमें से कुछ को पानी में बहुत कम मात्रा में खून का पता लगाने में मदद करता है, जैसे ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल में एक बूंद। लेकिन समुद्र कितना ज्यादा बड़ा है और यह उतना शांत नहीं है, जिसका मतलब है कि यह गंध को दूर कर देगा। हालांकि कभी कभी जब धाराएं सही होती हैं और दिन अच्छा होता है तो शार्क कुछ फुटबॉल मैदानों जितनी दूरी से संभावित शिकार को सूंघ लेंगी, लेकिन मीलों दूर से नहीं। शार्क अगर तैरना बंद कर दे तो वे जिंदा नहीं रह सकती। यह पूरी तरह से सच नहीं है। शार्क तभी सांसें लेती है जब वे तैर रही होती हैं, क्योंकि तभी वे अपने गिल्स के ऊपर से पानी धकेलती हैं। यह कुछ शार्क स्पीशीज के लिए सच है, लेकिन कई ऐसी हैं जो गिल्स के ऊपर पानी पंप कर सकती हैं और बिना तैरे ऑक्सीजन प्राप्त कर सकती हैं, जैसे कि तल में रहने वाली नर्स शार्क। शार्क में स्विम ब्लैडर्स नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि अगर वे तैरना बंद कर दें तो वे नीचे तक डूब जाएंगी, लेकिन उनके शरीर ऐसी कंडीशंस के आदी होते हैं, जिसका मतलब है कि तेजी से उतरने या ऊपर जाने पर उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। एस्टेरॉयड बेल्ट उतनी खतरनाक नहीं है, कम से कम उन फिल्मों की तरह नहीं है जहां स्पेसशिप्स चट्टानों के घने और कियोटिक फील्ड से एक दूसरे से टकराते हुए उड़ रहे हों। एस्टेरॉयड बेल्ट एक ऐसा एरिया है जो सूर्य से 32 करोड़ से 48 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह एक बहुत ही आइसोलेटेड और अकेला सा वॉइड है, जिसके बीच में बहुत सारी जगह है। अगर आप उन सभी एस्टेरॉइड्स को उस बेल्ट से एक साथ खींचते हैं तो आपको एक मास मिलेगा जो शायद हमारे चंद्रमा का 4% होगा। इसलिए बस एक एस्टेरॉइड को दूसरे से टकराते हुए देखने पर एस्ट्रोनॉट्स बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। कम से कम वहाँ कुछ हो रहा है। आपका ब्रेन नए सेल्स बना सकता है। यह सही भी है और गलत भी। आपके दिमाग के ज्यादातर हिस्से नए न्यूरॉन्स विकसित नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि हिप्पोकैम्पस नाम का एक पार्ट। यह चीजों को याद रखने, सीखने, हम कितना खाते हैं और कुछ दूसरे जरूरी बायोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए दिमाग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है।
कई दूसरे जानवरों की स्पीशीज पूरे दिमाग में ब्रेन सेल्स को फिर से विकसित कर सकती हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कई अन्य स्पीशीज से ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं, जिसके लिए ऐसी मेमोरी की जरूरत होती है जिस पर हम डिपेंड कर सकें। इसलिए इंसान के दिमाग को लंबे समय के लिए एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करने का एक तरीका खोजना पड़ा। इसलिए हिप्पोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स केवल अतीत की चीजों को याद रखने के बजाय नई यादें बनाने और नई चीजें सीखने के लिए हो सकते हैं। वे नए ब्रेन सेल्स आपके दिमाग को आपके अतीत को विकसित करने में मदद करते हैं और इसका इस्तेमाल आपके भविष्य को तैयार करने के लिए करते हैं। या ऐसा करिए ना, अपने लिए एक हाथी ले लीजिए, वो कभी भूलते नहीं है।